हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस है उनका यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आ जाता है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन करना और एलिमिनेशन ट्रिक्स तो है ही। इसमें हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट को सही किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है स्टेटमेंट को सही करने के लिए, और अगर यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो क्या किया जा रहा है इसे गलत करने के लिए। ये होते हैं आपके पैटर्न्स जो हर साल यहाँ पे रिपीट होते हैं। और ये जो पैटर्न्स है या फिर एलिमिनेशन ट्रिक्स है, जो भी ऑब्जर्वेशन है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी इस लेक्चर के ड्यूरेशन में। प्लस यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस मुझे दिखी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि इजी हो जाए चीज़ें। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। फाइन। अच्छा, इसके साथ साथ जो बाकी के पेपर्स है उसका मैंने प्लेलिस्ट तैयार करके रख लिया है। 2011 से लेके 2024 तक के हमने पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम फाइनली 2025 का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आपके सामने है वो है सेट ए। फाइन। अभी आपको क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से देखना है और मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। With reference to investments, consider the following. ठीक है, how many of the above are treated as a alternative investment funds? Alternative investment funds, ठीक है, लेट्स से मुझे नहीं पता है कि alternative investment funds क्या होता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये अल्टरनेटिव है। फाइन। अब देखो, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल, जब मैं इसे पढ़ती हूँ तब यहाँ पे क्लियरली ग्रुप्स पढ़ रहे हैं या फिर क्लबिंग हो रही है। पहले तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स की और हेज फंड्स एंड वेंचर फंड्स की। ना यहाँ पे क्या करें, हमें पता है जब भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स पहले हमारे दिमाग में आते हैं, राइट। हम पहले जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो हेज फंड्स या फिर वेंचर कैपिटल के बारे में थोड़ी ना सोचेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये होना चाहिए आपका ट्रेडिशनल मेथड, राइट। तो क्या मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकती एज ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? और यही भी आपका आंसर है। इस तरह से आप एग्जाम कंडीशन में सोच सकते हो। ऑलराइट, समझ में आया? तो आपका जो आंसर है वो क्या है, ओनली 2। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? राइट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहले देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाँ ये तो होता ही है, नो प्रॉब्लम। देन बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी, हाँ ये भी सही है। अब देखो, पेंशन फंड मैनेजमेंट, अब पेंशन फंड मैनेजमेंट करने के लिए जो बॉडी है वो डिफरेंट है, PIRDF है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या करेगा ये हमें समझना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बस इतना दिमाग में रखना कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंकर्स बैंक। और यहाँ पे बहुत बार ये चीज़ होती है, ठीक है। ये आई थिंक मुझे लगता है जो ऑब्जर्वेशन है हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है पास्ट में, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स देखा है, जिसमें क्या करते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक साइड में दे देते हैं और बोलते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे रेगुलेट करता है इस पर्टिकुलर चीज़ को, या फिर बोल देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या करता है, लेंडिंग करता है। किसे लेंडिंग करेगा, एक कभी कभी कंपनीज को लेंडिंग करेगा, कभी कभी कॉरपोरेट्स को लेंडिंग करेगा, कभी कभी आप ऐसे कह सकते हो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये नहीं है, ये गलत होंगे, हमेशा गलत होंगे, ऐसे ही होता है। अब देखो वही यहाँ पे हुई है बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्यों, बैंक्स क्यों नहीं, ठीक है। ये तो सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट आपको गलत करना है वो यही होना चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 4। समझ में आया? तो अगर मेरा 4 चला गया तो मैं वैसे ही 50-50 तक आ गई, और 1 और 2 तो वैसे ही कंफर्म हो गए मेरे, है ना। अब सारा है अभी 5 पे, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब देखो, एग्जाम कंडीशन में आपको ये लग सकता है कि ये वाला सही हो, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके, फाइन। और इससे आपका जो आंसर है वो क्या आया है, 1 और 2। तो ऐसी चीज़ें होगी, गलत हो सकता है, पर डरना नहीं है आपको। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइन। इन हाउ मेनी ऑफ द अबाउ रोज
इज़ द इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। अब देखो इसमें ना प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जिसमें सारे के सारे ही चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ साथ सेम होनी सही होनी चाहिए, तब जाके आपका एक पेयर सही आएगा, दो पेयर सही आएंगे। तो इसमें ऑल थ्री जनरली नहीं होता है, नन हो सकता है, ओनली वन हो सकता है ना। तो ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। जैसे फर्स्ट रो में क्या बोला है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि हमारी ईडी। अब यहाँ पे इनका क्या काम है, फंक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि दूसरे इसमें फंक्शन दिया है। एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, हाँ ठीक है 2018, हाँ ये फेमा जो हमारा पीएमएलए है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। ये देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा आपका पीएमएलए, और इसके साथ साथ हमारा फेमा तो है ना, फेमा ध्यान में रख लो। अब ये दो चीज़ें आएगी और ये तो है ही, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये सारे आते हैं। ईडी इनको एनफोर्स करता है, ये तो मुझे समझ में आता है। और ये पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे हुई, प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। प्रॉब्लम ये हो गई कि आपने बोला कि मिनिस्ट्री जो इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये इसे संभालती है। नहीं, ये होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स के अंडर नहीं आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। पर्टिकुलरली अगर बताओ तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। और इसलिए पूरा रो मतलब गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जो है उसमें तो सारा ही सही है, मतलब जो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, मतलब जिसे हम डीआरआई भी कहते हैं, तो ये इनके फंक्शंस एनफोर्सेस कस्टम्स एक्ट 1962, ठीक है। एंड ये करेक्ट बिल्कुल सही है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल यही आता है इसके अंडर। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा एक बार जल्दी से बता देती हूँ डीआरआई क्या करता है। यहाँ पे डीआरआई इंडिया का टॉप एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। ये क्या है, ये एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे अगर कहीं पे स्मगलिंग हो रही है, कस्टम फ्रॉड हो रहा है, इलीगल इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट की चीज़ें की जा रही है, तो उसमें ये काम करता है, ठीक है। और कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि इसके अंडर ये काम करेगा। समझ में आया, मिनिस्ट्री याद रहेगी, ओके। अब देखो 3 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। इसमें क्या है आपका, ये भी सही है वैसे, जिसमें ये डेटा एनालिसिस वगैरह करना, टैक्स इंटेलिजेंस सारी चीज़ें, तो कैरी आउट द बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर दी, डिपार्टमेंट यहाँ गलत दे दिया। इसमें क्या है, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे है एक बार लिख देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बात रखनी है याद आपको, इट एक्चुअली फंक्शंस अंडर सीबीआईसी। सीबीआईसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो सिर्फ 1, ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है राइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, ये बोला है, ठीक है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, दैट इज BRSR। अब मैंने जो आपको पहले बताया था अभी जस्ट, जो सेकंड क्वेश्चन में बताया है, देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। कोई और बॉडी रेगुलेट कर रही है और आप बोल रहे हो कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे किया है रेगुलेट, इसी तरह से होगा, तो इसलिए ध्यान देना है, ओके। तो अगर बैंक के रिलेटेड नहीं है, मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ बस, जनरली यूजुअली, तो बस उसे गलत मान लेना। तो यहाँ पे सही भी होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, इन इंडिया द कंपनी सबमिटिंग BRSR, दैट इज क्या है, फिर से पढ़ो, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली, देखो कोई मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं या फिर कुछ क्या कहते हैं एक्सट्रीम एग्जाजरेट करके नहीं बता रहे हैं, मोटे मोटे तौर पे बोल रहे हैं, लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। नॉन फाइनेंशियल इन नेचर ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका यहाँ पे सही हो गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखो, इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रियरिंग इन अ रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। देखो कितना एक्सट्रीम हो गया। देखो अपने नॉलेज के साथ अगर 100% पता है, देन ओनली गो विथ योर नॉलेज। समटाइम्स हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो ऐसे में क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ ही नहीं है, एनी टैक्स है कोई भी आप एग्जेम्प्ट ही कर दे रहे हो,
ज़रूरी तो नहीं है, तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम और इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इनकरेक्ट। नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। ओके, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल असेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। देखो स्पेसिफिक यहाँ पे टैक्स दिया है, राइट, मतलब एक्ट दिया है टैक्स का, और आपको पता है इसमें कुछ ऐसे नहीं करते हैं कि ईयर वगैरह चेंज कर देंगे, 1961 का 1965 कर देंगे, ऐसा नहीं करते यूपीसी। तो इसमें पहले तो आपने ओल्ड टैक्स दिया है और आप बोल रहे हो कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता अ कैपिटल असेट अंडर द प्रोविजंस। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप थोड़ा बहुत ऐसा मतलब ये कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि जब आप स्टेट के टैक्सेस आपकी जब बढ़ते हो तब भी यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर लैंड जो होता है कुछ स्टेट्स में ये थोड़ा एग्जेम्प्ट होता है ना। तो अगर वहाँ पे हो रहा है तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक एक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे भी होता होगा, ऐसा भी थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो। ओके, अगर हो रहा हो तो मतलब स्टेटमेंट यहाँ पे 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। और लेट्स से कि आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तो श्योर हो सकते हो कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे अगर एक्सट्रीम है तो यहाँ पे तो स्पेसिफिक एक्ट दिया है तो हो रहा होगा इसके अंडर। ओके, ऐसा सोच सकते हो। और ये ऑब्जर्वेशन हमने देखी है कि जब ओल्ड एक्ट देते हैं तो उसके अंडर दी हुई चीज़ सही होती है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका आंसर है वो दिया जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज आर करेक्ट। इंडिया हैज़ जॉइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ओके फाइन, सिंपल है। जैसे आपको अगर याद हो, हमने 2024 के पेपर में आई थिंक एक क्वेश्चन देखा था ग्रेन वाला, जिसमें बात की जा रही थी कि वहाँ पे भी इंडिया ने उस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब आई थिंक ये कमीशन काउंसिल थी, ग्रेन काउंसिल समथिंग लाइक दैट, उसको ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो बॉडी थी बहुत ही कंट्रोवर्शियल बॉडी थी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली आपने ज्वाइन किया है और मेंबर बन गए हो। छोटा सा सिंपल है, छोटा सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, एग्जैजरेटेड कुछ नहीं है, हम इसे सही मानेंगे। ओके, फैक्ट है लेकिन फिर भी हम इसे सही मानेंगे। अब देखो स्टेटमेंट नंबर हम 2 को देखते हैं। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। अब ये कैसे हो सकता है? ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे के सारे 30 के 30 मिनरल्स में हम यहाँ पे रिसोर्स रिच हो। हम यहाँ पे, हमारा तो हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि हम यहाँ वहाँ जाके देखते हैं कि कहाँ से हमारी डील हो जाए और हमें अपॉर्चुनिटी मिले किसी और कंट्री से एक्सप्लोर करने की कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को, राइट। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा सही, ये मुझे समझ में आता है। तो 2 अगर मैं यहाँ निकाल दूँ तो मेरा आंसर वही वैसे ही आ गया, 1 और 3, राइट। तो यहाँ पे दिमाग खराब करने का काम ही नहीं पड़ा। अब देखो, the Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957, empowering the central government to exclusively auction the mining lease and composite license for the central critical minerals. ओल्ड एक्ट दिया हुआ है, सही हुआ था। यहाँ पे देखो ओल्ड एक्ट है, सही हुआ था। प्लस यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एम्पावर कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कर सकती है, तो हुआ होगा ऐसा कुछ। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूजन लग रहा है, स्टिल इफ़ यू समहाउ मैनेज टू, यहाँ पे इसे अगर आप डिटेक्ट कर लो, स्टिल यू कैन गेट टू द आंसर। ये समझ में आया है? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज आर करेक्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको 3 स्टेटमेंट्स दी है, राइट। अगर 2025 में इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कुछ न्यू पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, और पिछली बार भी हमने देखा है वैसे, तो ये इसके नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये वाले या फिर जो 3 वाले जो हमने देखे थे ना, रो और कॉलम वाले क्वेश्चंस, वो भी बढ़ सकते हैं, राइट। तो हम देखेंगे, स्कैम करेंगे, वी विल जस्ट स्कैन प्रॉपरली फास्ट जैसे पेपर आ जाए, एंड विल सी कि कितने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, जिससे कि थोड़ा बहुत एस्टिमेट ले सके, राइट। अब देखो यहाँ पे जब 3 स्टेटमेंट्स आते हैं तब आपको पता है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम इसे सही मानते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 का बस यहाँ पे रहता है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स, जनरली देखो कितना सही करने के लिए कैसी लैंग्वेज यूज की जा रही है। जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली, देखो रिलेटिवली एट द लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स। देखो जो भी स्टेटमेंट सही है हम उसे भी तो देखेंगे ना। अगर आप यहाँ पे इस तरह से बात कर रहे हो तो हम उसे भी देखेंगे। सो एज रिगार्ड्स टू रिटर्न्स, यहाँ पे देखो जनरली, रिलेटिवली किस तरह से किया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉन्ड होल्डर को रिलेटिवली लोअर रिस्क में मान रहे हैं और स्टॉक होल्डर को
ज़्यादा रिस्क भी मान रहे हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स टू द कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर द ओनर्स। यस एब्सोल्युटली, जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वही तो यहाँ पे ओनर होंगे ना। बॉन्ड होल्डर्स क्या होंगे? काइंड ऑफ अ लेंडर होंगे। आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जब आप बैंक में एफडी निकालते हो तो आप यहाँ पे एफडी दे देते हो, पैसे दे देते हो बैंक को, तो यू आर काइंड ऑफ गिविंग द लोन, यू आर काइंड ऑफ लेंडर, है ना। काइंड ऑफ बोल रही हूँ मैं, ठीक है। डोंट गो लाइक बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल रहो जब मैं समझा रही हूँ आपको। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही होगी, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, है ना। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। फॉर द रिपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय द कंपनी। यस एब्सोल्युटली, यही तो होगा। अगर ओनर हो तो सबसे कम, मतलब अगर यहाँ पे किसी कंपनी का रिपेमेंट की जा रही है, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी? स्टॉक होल्डर्स को ही इंपॉर्टेंस दूंगी ना, अपने आप को थोड़ी ना एज अ स्टॉक होल्डर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है एग्जाम कंडीशन में, तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। वंस मनी कम, जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं, हम किसे यहाँ पे देते हैं पैसे? जिनसे हमने लोन लिया था, तो हमने बॉन्ड होल्डर से काइंड ऑफ लोन ही तो लिया है एज अ स्टॉक होल्डर, तो मैं उन्हीं ही पहले पैसे दूंगी। सही बात है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ जाता है ए। पर स्टेटमेंट नंबर 2 देखो कैसा लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2। तो ये इस तरह से हुआ है, पर बाकी के जो क्वेश्चंस हम देखेंगे ना उसमें ऐसे नहीं हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे बी देखा, यहाँ पे भी देखो कैसे दिया हुआ है। बोथ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये वाला दिया हुआ है ना। वैसे मैं आपको और दिखाऊंगी, तो ये एक ही जगह पे हुआ है वैसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं हुआ है लेकिन ये ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India accounts for very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom। ठीक है, इसे होल्ड करके रखते हैं। गलत लग सकता है आपको फर्स्ट इंस्टेंस में, इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 बार, है ना। देन स्टेटमेंट 2 बोलता है इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। देखो हांगकॉन्ग को ओवरटेक कर दिया था। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप दे देते तो हम थोड़ा सा इसे एग्जैजरेट मानते कि यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग, तो थोड़ा सा हमें ये लगता ज़्यादा। पर आप बोल रहे हो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इससे क्या हुआ? आपने इसको जनरलाइज कर दिया, आपने स्कोप के साथ टोन कैसे सेट कर दिया, आपने स्टेटमेंट की टोन ऐसे सेट कर दी कि ये बहुत ज़्यादा ये ब्रॉड हो गया है, ठीक है। ये अब क्या हो गया है? जनरल हो गया है। आपने डाइल्यूट कर दिया है इसकी एक्सट्रीम एग्जैजरेशन की जो टोन थी वो। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट कुछ सोच के ही यहाँ पे लिखा होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, तो हम इसे सही मानेंगे। पर फिर भी होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट हमें मिलता है क्या, है ना। क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, 1 3 बार है, 2 3 बार है, 3 3 बार है, और यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है होने की सही। तो हम देखते हैं। देयर इज अ नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न अ स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी इन दिस रीजन। हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी, हाउ इज इट पॉसिबल? से भी क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, राइट। इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। हमने तो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इसे इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास अच्छे से रेगुलेटरी बॉडी हो और काम ठीक से चले, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाता है। इवन दो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, फिर भी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 सही हुआ है। फिर से पढ़ लेते हैं इस स्टेटमेंट को, है ना, क्योंकि अगर ऐसा स्टेटमेंट पेपर में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम साइड लग सकता है, हाउएवर इट इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट। ओके, वेरी लार्ज है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ऑल दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे? ओवरऑल टोन देखेंगे, ऑल की वजह से क्या हो रहा है इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट in respect of the above statements. Circular economy reduces the emissions of the greenhouse gases. Yes, absolutely, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, लेट्स से आपको नहीं पता है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। सर्कुलर इकोनॉमी पर कम से कम आप थोड़ा सा टोन समझ के, हाँ, क्योंकि हमें पता है ना 3 वाले स्टेटमेंट्स में जो पहला स्टेटमेंट होता है वो सही होता है। पर अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ पे क्या है, कम से कम मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सर्कुलर इकोनॉमी का कुछ तो कॉन्सेप्ट है और ये यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कुछ तो भी पॉजिटिव है। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी पॉजिटिव है जिससे ये ग्रीन हाउस गैसेस को
मतलब इमिशन को कम कर रहा है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो उसी टोन में हम अभी आगे बढ़ेंगे, प्रोवाइडेड आपको नहीं पता है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। ओके, अब देखो स्टेटमेंट नंबर 2, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज अ इनपुट्स। हाँ ठीक है, अगर अब देखो ना, ये भी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ ना। आप रिड्यूस कर रहे हो रॉ मटेरियल एज ए इनपुट। अगर रॉ मटेरियल कम रहेगा तो हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ही है ना। हम तो एक्सप्लॉइट ही कम करना चाहते हैं जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उससे, तो ये तो सही होगा, अच्छा है। देन सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हाँ ये भी अच्छी बात है, आप वेस्टेज को कम कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा ही होगा ना। तो मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हाई चांसेस है कि यहाँ पे ये लॉजिकली इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या आ जाता है 1, मतलब ए। तो आपको पता नहीं था कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, पर फिर भी आप यहाँ पे आंसर तक पहुंचे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसिडर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज आर करेक्ट। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। होल्ड करके रखो, इसमें आपका कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देखो समझाती हूँ, अगर कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है इन ऐसे वर्ड्स में, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स वगैरह में, तो इतना याद रखना, रिसीट्स मतलब क्या, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। येस एब्सोल्युटली, यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ जल्दी से। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस पढ़े और अगर कन्फ्यूजन हो जाए, लॉजिक समझ में नहीं आए, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या करना, पहले तो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेना, उसमें जो सबसे इजी स्टेटमेंट है जो आपको समझ में आ रहा है या फिर एलिमिनेट किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान दो। तीसरी बात यह है, ऑप्शंस को देखो, 2 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें से कम एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत होगा और हमें उसे पकड़ना है, राइट। अब इसमें यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नंबर 3 तो मुझे सबसे इजी लग रहा है कि इंटरेस्ट जो मुझे मिलता है मेरे लोन के ऊपर, वो लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं करेगा ना, वो तो मेरे लिए असेट क्रिएट करेगा। मैंने आपको बताया है इकोनॉमी के क्वेश्चंस अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, अपने आप को पार्ट बनाओ क्वेश्चन का। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और अगर एज अ गवर्नमेंट मैंने किसी को लोन दिया था पास्ट में, और उसने अगर मैंने उनको लोन दिया है तो वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उससे मेरी कमाई होगी ना, लाइबिलिटी थोड़ी बनेगी। तो मतलब 3 तो सही है यहाँ पे मेरा, है ना। दूसरी बात ये है, तो फिर मतलब 3 तो सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप बोल रहे हो कि ये लाइबिलिटी थोड़ी बनेगी, असेट बनेगा मेरे लिए, तो मतलब 3 यहाँ पे गलत हो गया ना। आई होप समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ। तो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, असेट क्रिएट हुआ है मेरे लिए। और दूसरी बात क्या है, इतना याद रखो कि जो कैपिटल रिसीट होता है उसमें क्या है, आपका मनी तो बढ़ता है, मनी बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो असेट है वो कम हो गया और आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। ये इक्वेशन कहीं पे लिख लो, पेस्ट कर लो, बार बार पढ़ो और याद रखो, क्योंकि फिर से अगर क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। जब भी हम कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, लेट्स से कि आपने लोन लिया किसी से, तो क्या हुआ, आपने एज अ गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट हूँ और मेरी कैपिटल रिसीट क्या होगी, मेरे पास कैपिटल रिसीट आएगी मेरे हाथ में। उसमें क्या होगा, मैंने लोन लिया था किसी से, पर मेरे पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े, हाँ मेरे पैसे बढ़े, लेकिन मेरा असेट तो कम हुआ ना, मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई ना, मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो काय का असेट, कौन सा असेट, लाइबिलिटी हो गई ना। अब दूसरा स्टेटमेंट, अब तो इसमें ये क्या हो गया, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, लोन लेना ही होता है। तो एज अ गवर्नमेंट मैंने लोन लिया, मुझे पैसे तो मिले, लेकिन क्या हुआ, मेरा असेट कम हो गया, मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, क्योंकि मुझको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, अगर मैं किसी मेरी अलर्ट से कोई बहुत बड़ी कंपनी थी, गवर्नमेंट की कोई बड़ी कंपनी थी, उसमें मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी कि मेरे जो शेयर्स थे उस कंपनी में वो मेरे कम हो गए, तो मेरे असेट जो थी, मेरे असेट वो कम हो गए ना। समझ में आया। तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है, असेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये एक कंसेप्ट है। तो मतलब दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो अगर आपने कैपिटल रिसीट देख लिया तो हो सकता है यूपीएससी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि कैपिटल है ना, रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है। इसमें ना रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, मैं वो भी आपको समझा दूंगी। लेकिन जो कैपिटल रिसीट होता है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या होता है, असेट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपके असेट बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। तो ये इक्वेशन ध्यान में रखना, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा, पैसे खर्च होंगे, मैं मानती हूँ पैसे तो खर्च हो गए मेरे, एक्सपेंडिचर कर रही हूँ ना, लेकिन फिर मेरी असेट्स तो बढ़ेगी,
मेरा रोड अगर कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं, तो मेरा असेट बढ़ा ना, राइट, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राजा राम मोहन राय। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लेट्स से मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ कि हमें पता ही नहीं है कि राजा राम मोहन राय जी कौन है। ठीक है, बहुत हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, फिर भी हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखो क्या बोला है, ही पजेस द ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। अच्छी बात है, कितनी कितनी अच्छी बात बोल रहा है। ग्रेट लव, रिस्पेक्ट किसी और ट्रेडिशन के लिए, किसी और फिलोसॉफिकल सिस्टम के लिए, कोई भी हो, फिर ये ईस्ट हो, वेस्ट हो, कोई और आप इन्वेंट कर लो दिशा यहाँ पे, उसके लिए रिस्पेक्ट है, लव है। ठीक है, सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल, देखो रैशनल साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल द मेन एंड वीमेन। इससे अच्छी और क्या बात होगी। फिर ये एलियंस ही क्यों ना आ जाए, एलियंस के लिए भी राजा राम मोहन के मन में ये बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, और आपका जो आंसर है वो सी आ जाता है। तो याद रखना है कि कोई भी पर्सनैलिटी हो, इंडियन फ्रीडम फाइटर हो, फोर फादर हो, इंडियन पर्सनैलिटी कोई भी हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिया है अच्छे से, ऑलवेज ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन में क्या क्या हुआ था, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैपेंड, बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स एंड द फॉरेन क्लोथ्स। हाँ ठीक है, ऑल राइट फाइन, यही तो हुआ था। नॉन कोऑपरेशन है ना, क्या हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। हमको कोऑपरेट नहीं करना है आपके साथ, आप जाओ वहाँ यहाँ से निकलो, आप, हमको कोऑपरेट ही नहीं करना है आपसे। कैसे कोऑपरेट नहीं करोगे, बॉयकॉट करके। हम बॉयकॉट कर देंगे आपके लॉ कोर्ट्स को, फॉरेन क्लोथ्स को। आप पहनो, आप खुद ही पहनो, हमको नहीं चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। हाँ देखो कैसे कैसे हुआ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, गांधी जी का आइडिया है ना, गांधी जी के दिमाग से तो आया है ये नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस वगैरह वगैरह। और गांधी जी तो आपको पता है नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करेंगे हम, तो सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग मत करना, ब्रॉड जाना। ठीक है, ब्रॉड, थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड रखो ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि गलती हो सकती है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, रिटेंशन ऑफ द टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये क्या बात हुई भाई, रिटेंशन क्यों करेंगे हम गिव अप करेंगे ना। टाइटल्स गिव अप हुए थे, हमें पता है। वाई वुड वी रिटेन, मतलब अपने पास रखो लेकिन दिखाओ मत, बस। ये क्या बात हुई, आप छोड़ दो, इससे दिखावापन क्यों, ये तो दिखावापन हो गया ना। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत, 3 तो गलत ही होगा, राइट। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत फॉर द सेटिंग द डिस्प्यूट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये लग सकता है आपको कि वियर्ड लग सकता है, लग सकता है कि अरे भाई ये तो अनरिलेटेड होगा। मैंने बताया है ब्रॉड जाओ, ठीक है, ब्रॉड जाओ। ये हो सकता है वन ऑफ द, क्योंकि आपको अगर याद हो, हमने प्रीवियस पेपर्स में देखा था, मुझे याद नहीं है पर्टिकुलर ईयर कौन सा था, लेकिन उस ईयर में अगर आपको याद हो तो कोई तो बुक लिखी थी, और उस बुक की वजह से उस बुक ने यहाँ पे इंस्पायर किया था लोगों को कि वो रोड के ऊपर ये करें, क्या कहते हैं, डांस या फिर जो ड्रामाज वगैरह होते हैं वो कंडक्ट करें, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। तो क्या आप उसको भी गलत मान लोगे? ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ, इस तरह से ब्रॉड सोचो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द सेटिंग द डिस्प्यूट्स, ये भी हुआ था, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये है ओनली 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोल रहा है द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड एज अग्रह घट्टा वॉस। अब यहाँ पे अग्रह घट्टा हो सकता है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये छोड़ना पड़े, लेकिन आपने पीवाईक्यू पढ़ा है इसलिए ये ईजी हो जाएगा। ये है आपका व्हील, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। अब यहाँ पे लेट से कि आपने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा, लेट से आपने पढ़ा भी पीवाईक्यू, लेकिन आप भूल गए कि अग्रघट्टा क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको, इंपॉर्टेंट थीम क्या है, जैसे पोर्ट्स है, कॉइन्स है, वैसे ही इंपॉर्टेंट थीम व्हील भी तो है। जैसे इरिगेशन मैंने बताया था, इरिगेशन यूपीसी के लिए इंपॉर्टेंट थीम है, ट्रेड इंपॉर्टेंट थीम है ना, टैक्स इंपॉर्टेंट थीम है, मतलब मैं एंशियंट का बता रही हूँ, ठीक है, एंशियंट का बता रही हूँ, तो वहाँ पे टैक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे व्हील भी तो इंपॉर्टेंट होगा ना, तो यहाँ पे मेरा आंसर 1 सही आ जाता है, मतलब बी सही आ जाता है। ओके, फिर भी बाकी के पढ़ लेते हैं कैसे गलत किया है इसको। द वाटर बैग मेड ऑफ द लेदर पुल्ड आउट ऑफ पुली एंड देन the large earthen pot driven by bullocks, the large water bucket pulled by the rope directly by the hands। उसमें अब देखो, अब कंपेयर अगर करो, लेट्स नहीं पता ए सी और डी से थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्क्रीट नहीं लग रहा है। व्हील के बारे में बोल रहे हैं, व्हील तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी रहा है, ऐसे सोचो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशियंट इंडिया हैज अज्यूम द टाइटल ऑफ मत्त विलासा, विचित्र चित्ता, ठीक है, गुण भरा,
अब इसमें अब ये जो विचित्र चित्ता है ये तो आपके वैसे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, बहुत सिंपल होगा, लेकिन लेट से आपको नहीं याद आ रहा है क्योंकि नहीं याद आता है ना, पेपर में बहुत सारा ये हो जाता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे क्या कहते हैं फेमस है उस डायनेस्टी में, उस जो किंग है उनके साथ जाएंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमारे महेंद्र वर्मन, तो वैसे विचित्र चित्ता का हो जाएगा कि उनको कहा गया था महेंद्र वर्मन को कि ही इज़ अ विचित्र चित्ता। प्लस यहाँ पे ये नरसिम्हा फर्स्ट ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, ये भी सिमिलर लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसके साथ जा रहे हैं। अब सिमिलर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों भी सिमिलर लग रहे हैं ना, सिम्हा, और यहाँ पे फिर नरसिम्हा वर्मन, इसकी क्लबिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि ओनली 2 हमें सिलेक्ट करना है, जैसे इकोनॉमिक स्टेटमेंट में देखा था, कुछ एक तो करना पड़ेगा। तो इसमें हम ये वाला देखेंगे कि एक तो सिमिलर ऑप्शन वाला, लेकिन यहाँ पे अगर सोचो आप तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। तो जो सबसे फेमस है उनके साथ जाएंगे हम, वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाहेन, इनके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। फाहेन फाक्सियन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो सबसे फेमस रहे हैं। जैसे समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता सेकंड, उसमें सबसे फेमस कौन रहा है, यहाँ पे चंद्रगुप्ता सेकंड रहे हैं, राइट। तो हम उनके साथ जाएंगे, ऐसा ही हुआ है, राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है, लेट मी टेल यू दिस, बिकॉज फॉर यूपीएससी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोका इंपॉर्टेंट है, अशोका क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थीम है ना वो, इसलिए। तो उनकी वजह से हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वैसे ही चंद्रगुप्ता 2 की वजह से बहुत सारे हमने चीज़ें देखी है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है और ये आंसर भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द सक्सेसफुल मिलिटरी कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजया, द पावरफुल मिलिटरी स्टेट which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring island। देखो कहते हैं अमोघ वर्षा, ठीक है, प्रतापरुद्रा, राजेंद्र फर्स्ट एंड देन विष्णुवर्धना। फेमस किंग के साथ जा सकते हो, राजेंद्र फर्स्ट है। फिर भी लेट्स से आपको नहीं पता है, हम थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये जो चोला है यही एक ऐसा पावरफुल किंगडम था, ऐसी डायनेस्टी थी जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए विद दैट ऑफ दिस श्री विजया, या फिर जो मैरीटाइम पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला वगैरह है उस जगह पे, राइट। ये हमें पता है तो हम इस आंसर के साथ जाएंगे। अगर नहीं पता है, लेट से आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे ब्लाइंड गेस नहीं करना। और आपकी जो हिंट है ना, ये हिंट किंग नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जो हिंट है वो किंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हिंट है आपकी डायनेस्टीज। यहाँ पे राष्ट्रकूटा, काकातीया, चोला एंड होयसला, तो यहाँ पे चोला है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख ले। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन दिया है और रिवर कौन सी यहाँ से फ्लो हो रही है वो पूछा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर करेक्ट इन दिस। से पहला जो पेयर है अस्मा का, गोदावरी रिवर के रीजन में आता है, ये बिल्कुल सही है। जो आपका अस्मा का है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, ये देखो, ये जो अस्मा का है ना आपका, तो इसे हम यहाँ पे असाका भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, असाका भी बोलते हैं। तो अस्मा का, असाका सेम है। ये एक तरह से एक महाजनपद था। ये क्या था, एक महाजनपद साउथ इंडिया में। और मतलब जैसे अगर आज की बात करूँ मैं, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना का रीजन नहीं है, वो वाला रीजन। तो ये गोदावरी रिवर के आसपास बिल्कुल पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 ये जब कंबोजा की बात कर रहे हैं, विपासा मतलब हमारी बियास रिवर, तो ये इनकरेक्ट है। कंबोजा अगर मैं आज की बात करूँ तो आपका अफगानिस्तान या फिर कश्मीर का रीजन नहीं है, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, अफगानिस्तान और कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे आपको कंबोज दिखेगा, मतलब आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो वहाँ पे बियास रिवर तो नहीं आती। बियास रिवर क्या इंडिया में आ रही है, इंडिया में ही ख़त्म हो रही है, वहाँ पे तो जाती ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। अगर अवंती की, अच्छा यहाँ पे विपासा के रिवर के बारे में बात बता देती हूँ, बियास रिवर के बारे में आपने अच्छा, मगर मुझे पर्टिकुलरली बताना हो कहाँ से जाती है, याद रखना लेकिन ये बात, ठीक है। बियास इंडिया में ही स्टार्ट हो रही है, इंडिया में ही ख़त्म हो रही है। पंजाब और हिमाचल रीजन में होता है, ठीक है। कंबोजा का क्या है, काबुल रीजन, हाँ हिंदू कुश की साइड या फिर काबुल का रीजन, थोड़ा सा इसमें देख लेना, ठीक है, मैप में देख लेना। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंबोजा रीजन मतलब कौन सा होगा। अब अवंती की अगर बात की जाए तो ये महानदी के इसमें नहीं आता है। अवंती रीजन अगर अभी की बात करूँ मैं, प्रेजेंट डे की, तो आपको मध्य प्रदेश का रीजन या फिर उज्जैन जो है, मध्य प्रदेश उज्जैन, उस रीजन में यहाँ पे मिलेगा
आज का मतलब प्रेजेंट अवंती। तो यहाँ पे महानदी नहीं आती, ये मैंने सर्च किया था, ये मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पे ये शिप्रा रिवर है, शिप्रा रिवर से आती है महानदी का, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लेट से ऐसे समझो कि आपको नहीं पता है कि कौन सी रिवर है, लेकिन आप थोड़ा ऐसा तो सोच सकती हो कि जब मैं महानदी के बारे में सोचती हूँ तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के स्टेट से चलती है ये, तो ये नहीं आएगी, ऐसा आप थोड़ा सोच सकते हो। कोशाला का क्या है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कोशाला शरयू रिवर से ही जाती है। कोशाला रीजन यहाँ पे अराउंड आज का, अगर मैं आज की बात करूँ तो आपका जो अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या यूपी, ईस्टर्न यूपी का रीजन यहाँ पे है, ठीक है, और शरयू रिवर वहाँ से जाती है। आई होप ये वाला चीज़ समझ में आ गया है आपको। स्टेटमेंट और क्वेश्चन नंबर ये अच्छे से करके जाना प्लीज़, हाँ, क्योंकि रिपीट होती है चीज़ें बहुत। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, वॉज अ सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन विच रीजन। तो अब हमें यहाँ पे भी ऑड मैन आउट वाला लगाएंगे, जिसमें दिल्ली तो बहुत ही कॉमन था, ग्वालियर कॉमन था, उज्जैन कॉमन था। यहाँ पे लाहौर इज समथिंग विच इज़ लेसर नोन इन दिस रिगार्ड। अगर नहीं पता चल रहा है, हो सकता है एग्जाम कंडीशन में, बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, आपको लग सकता है कि इसमें से कुछ भी अलग नहीं है, वियर्ड नहीं है, तो इसको स्किप कर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन स्किपेबल होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। हाउएवर अभी के लिए ऐसे पता चल गया ना आपको, ये क्या है, ये है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वेर द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट। अब देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है। प्रदेशिका, राजुका, युक्ता, लेट्स से यू डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे थे, बट वी नो मोटे मोटे तौर पे दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द अशोका, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बहुत ज़्यादा बात होती है, नॉट इवन विलेज लेवल। प्रोविंशियल, विलेज और प्रोविंशियल का तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, राइट। डिस्ट्रिक्ट का ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहता है। हाउएवर आप यहाँ पे लेवल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच सकते हो एग्जाम कंडीशन में, इफ़ यू एग्जैक्टली डोंट नो। हाउएवर प्रदेश का, प्रदेश के बारे में बात कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट आएगा, ऐसा थोड़ा सा सोच सकते हो आप। तो जो आपका आंसर है वो है बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से नॉन कोऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यूपीसी ने। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज by all legitimate and peaceful means to be its objective। हाँ ठीक है, कांग्रेस ऐसे बात कर सकता है, हमने पढ़ा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो कांग्रेस का नेचर ऐसा है, दे कैन डिक्लेयर, और इन्होंने किया भी था। कांग्रेस ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था अटेनमेंट ऑफ द स्वराज, कोई सारे लेजिटिमेट और पीसफुल मीन्स, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, लेजिटिमेट पीसफुल मीन्स की बात कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड अ गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। अब देखो यहाँ पे इसकी टोन समझो, पहले तो आपने ये पढ़ा होना चाहिए क्योंकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, एज इट इज ये लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि लेट से कि आपको याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में टोन को पकड़ने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत आपको बैकअप प्लान जैसा नहीं लग रहा है ये? देखो फिर से पढ़ती हूँ। इट वॉज मेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with a civil disobedience and non payment of the taxes for the next stage only if the Swaraj did not work। अगर स्वराज काम नहीं कर पाता है, ओके, विद इन अ ईयर एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन, तो हम कुछ और करेंगे, हम स्वराज को छोड़ के फिर डिसोबीडियंस करेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे, है ना, और एक स्टेप जाएंगे, स्टेजेस में जाएंगे। बैकअप प्लान जैसे लग रहा है, ठीक लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लेते, देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेटो। ऑलराइट, नेटो के इसमें कौन सी है देख लेते हैं। अब यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्वीडन एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। इसमें क्या क्या आएगा, आपका नॉर्थ मैसेडोनिया है, स्वीडन है, क्रोशिया है एंड बुल्गारिया है। आपका ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया ये 2 नहीं है हमारे नेटो में, और इससे आपका जो आंसर है ये 4 बन जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। एंडीज माउंटेन्स, ठीक है, पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबाउ। तो आप इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो कि पैराग्वे नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे इस तरह से ये बन गया है हमारा क्या, साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे जैसे ही
साउथ अमेरिका बना, इसमें मैं थोड़ा ये सोच सकती हूँ कि यहाँ पे तो चिली आ जाएगा। थोड़ी सी इसे डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। यहाँ पे चिली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट से जो भी कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ चिली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेरू आ जाएगा, इक्वेडोर आ जाएगा, है ना। आपका जो वेनेजुएला, कोलंबिया वगैरह है, यहाँ पे आपका मोटे मोटे तौर पे ब्राज़ील आ जाएगा, बोलिविया आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कहीं जाके आपका पैराग्वे आएगा। और आपकी जो एंडीज है तो वो तो इस रीजन में है ना, बोलिविया वगैरह यहाँ वहाँ आएगी, अर्जेंटीना यहाँ है ना। तो यहाँ पे पैराग्वे में तो नहीं आएगी। और यहाँ पे आपका है उरुग्वे, देखो मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा पैराग्वे, यहाँ पे उरुग्वे होगा, तो पैराग्वे तो नहीं आएगा, ये मुझे समझ में आता है। ब्राज़ील तो यहाँ पे है, इस रीजन में है, तो ब्राज़ील नहीं आएगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत आप विजुअलाइज करके आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, अफ्रीका ही क्यों ना पूछ ले, तो इस तरह से विजुअलाइज करके आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। और आई विल हाईली रिकमेंड कि आपकी जो भी मैप वर्क है उसको आप अच्छे से देख लो, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस है, इसमें इधर यू नो और यू हैव टू लीव द क्वेश्चंस, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसका आंसर आ जाता है 4। ये बोलिविया, कोलंबिया और इक्वेडोर, वेनेजुएला तो मैंने आपको दिखा दिया है, वो तो आती ही है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज इक्वेटर पास। तो अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लीव कर सकते हो, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें ब्लाइंड गेस करना। क्योंकि मैं बताती हूँ, आपका जो आंसर है वो है नन, किसी में से ये नहीं जाता है, यहाँ पे इक्वेटर पास नहीं होता है। तो एक बार नोट्स बना लेना जिसमें कौन सी ऐसी लेक या फिर कंट्रीज़ या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो यहाँ पे इक्वेटर से जाती है, या फिर इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो हमें दिखते हैं वो इक्वेटर से पास करते हैं, है ना। जैसे हमारा लेक विक्टोरिया हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो तंगनिका है ये आपका साउथ अफ्रीका में दिखता है, ये नहीं पास करता है। टोनले साप जो है ये आपका कंबोडिया में आता है, और जो पैथोस लगून है ये आपका ब्राज़ील में आता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन दो आपको ये दो पता होंगे, लेकिन पैथोस लगून के बारे में पता होना इट्स नॉट वेरी नहीं पता होता है ना। तो इससे आपका जो आंसर है वो है डी, नन, यहाँ पे आंसर आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, ठीक है। यहाँ पे 2022-23 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे होगा कि टर्मरिक आपका यहाँ पे लार्जर प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। हाउएवर यहाँ पे 2022-23 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्मरिक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी रह चुका है और एक्सपोर्टर भी रह चुका है और प्रोड्यूसर भी रह चुका है वर्ल्ड में, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ द टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा वेराइटी से भरी हुई है, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, डिफरेंसेस है, तो ये भी सही रहा होगा। तो हम स्टेटमेंट 2 को यहाँ पे सही मानते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। अब इसमें मुझे ये बताना है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें बात की गई थी कि ऐसी कौन सी स्टेट्स है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करती है टी को। अगर आपको याद हो तो सारे के सारे स्टेट्स वहाँ पे सही थे। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जब यहाँ पे किसी स्टेट की लिस्ट देते हैं और ये इसे प्रोड्यूस कर रहा है तो ओवरऑल सारी की सारी यहाँ पे सही हो गए, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 3 भी करेक्ट है, तो आपका आंसर 1, 2 एंड 3 सारा का सारा सही हो जाता है। तो इसमें ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे ये ईयर नहीं दिया होता, स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो हम इसे गलत मान लेते, लेकिन ये स्पेसिफिक हुए इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो गया। तो या ऑफकोर्स आपको यहाँ पे नॉलेज से थोड़ा बैकअप करना पड़ेगा, और जो आपका आंसर है ये 1, 2 एंड 3 है। हाउएवर अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हो एग्जाम कंडीशन में, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, एंड दैट्स ओके, इट्स फाइन। कुछ क्वेश्चंस तो गलत हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिना ऑफ अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। को एविडेंसेस आया है, यानी कि कैसा है, कैसा वर्ड है, कैसा कीवर्ड है, लिबरल कीवर्ड है, ब्रॉड कीवर्ड है ना, पॉसिबिलिटी वाला कीवर्ड है। हमने इन्फ्लुएंस, रिफ्लेक्ट, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रॉड जाते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो द बेल्ट, देखो क्वेश्चन ने हिंट दे दी है कि हमको ब्रॉड जाना है, पढ़ लेते हैं। द बेल्ट ऑफ द एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। हाँ, करता होगा, मैच करता होगा, क्योंकि हमने देखा था, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ी है, उसमें बहुत बार जो लैंड मासेस है एक दूसरे के साथ अलग हो गए थे, फिर एक यहाँ पे है लैंड मास, दूसरी जगह पे है, और वहाँ पे जो रॉ मटेरियल या फिर रिसोर्सेस मिले हैं वो दूसरी जगह पे, दूसरे कॉन्टिनेंट में मिले हैं। ये बात हमें मोटे मोटे तौर पर पता है, इवन दो वी डोंट नो एक्जैक्टली कि ब्राज़ील कोस्ट था कि नहीं था, स्टिल वी कैन मैनेज, राइट। सो ब्राज़ील कोस्ट ऑफकोर्स वेस्ट कोस्ट के साथ है, तो हम यहाँ पे सही मानेंगे इसे। देन द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेटू व्हेन
व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, यस एब्सोल्युटली, हाँ ये भी सही होगा, वही जो मैंने आपको फर्स्ट इसमें बताया है, वही मोटे मोटे तौर पे लॉजिक लग रहा है कि गोल्ड डिपॉजिट एक जगह पे मिले हैं घाना में और ये ब्राज़ील प्लेटो में भी मिले हैं, ठीक है, हुआ हुआ एविडेंस की बात है ना। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये स्पेसिफिक लग सकता है, गलत लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात थोड़ी की है, 6 डिफरेंट लैंड मासेस की बात की है, ब्रॉड टर्म है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स नहीं बोला है, पर्टिकुलर नाम नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर इसे देखेंगे क्योंकि बहुत सारे टुकड़े हुए थे हमें पता है, तो हुए हो गए 6 लैंड मासेस, ठीक है। तो थोड़ा सा बर्ड आई व्यू के साथ इस क्वेश्चन को देखना, स्टेटमेंट को देखना, और हमें वैसे हिंट मिल गई थी यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये चेंज हो गई है, तो गलती से डी मत मार लेना क्योंकि हमको आदत होती है 1 2 और 3 हमेशा यहाँ पे डी में होता है और हम यहाँ पे डी में नहीं होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा याद रखना, लास्ट मोमेंट पे गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 26 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स। फाइन, देख लेते हैं स्टेटमेंट 1, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन, ठीक है। फाइन, अब देखो यहाँ पे हम लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बात कर रहे हो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स की एटमॉस्फेयर में, आप बोल रहे हो कि ये ज़्यादा होते हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में दैन इन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है, राइट। प्रेसिपिटेशन क्यों बात करी होगी, पोलर रीजन भी इंक्लूड किया है ना, तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे, और जहाँ पे उसके कंपैरिजन में टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे तो नहीं होंगे ना, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही होगा ना, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज हैव द लेस ड्राई विंड्स। कैसे पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ अपना इक्वेटोरियल रीजन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट एरियाज, तो ड्राई विंड ज़्यादा कहाँ पे होगी, ड्राई विंड ज़्यादा होनी चाहिए सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, समझ में आया। और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि लेस ड्राई विंड्स है, यहाँ पे तो ज़्यादा ड्राई विंड्स होनी चाहिए ना, तो ये तो गलत है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ही देखेंगे नहीं स्टेटमेंट को, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही बन जाता है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत बन जाता है, और जो आपका आंसर है वो आता है सी। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोलता है इन जनवरी, अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, कहाँ पे समझाया है मैंने, 2024 के पेपर में ही समझाया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है एज इट इज। इन जनवरी, इन मंथ ऑफ जनवरी, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स bend equatorwards while crossing the land masses and the polewards while crossing the oceans। अब यहाँ पे मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ क्या हो रहा है। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो पानी होता है, वाटर, ओशन का वाटर हो, कोई भी वाटर हो, वाटर यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाता है गर्म होने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है ठंडे होने के लिए भी। लैंड का क्या है, जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये बात समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो जनवरी चल रहा है मतलब विंटर चल रहा है। अब यहाँ पे लेट से मैं एक लैंड मास निकालती हूँ। अब लैंड मास में यहाँ पे चल रहा है पानी, यहाँ पे है लैंड, ठीक है। यहाँ पे फिर से पानी आ गया, यहाँ पे फिर से लैंड आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में बताती हूँ, गलती नहीं होगी इसलिए। फिर आप बोल रहे हो, अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आइसोथर्म्स क्या करते हैं, जो सेम टेम्परेचर वाली होती है उसे ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। तो जो सेम टेम्परेचर वाले हैं वो हो गए हमारे आइसोथर्म्स। अब आप बोल रहे हो कि ये बेंड करेगा इक्वेटर वर्ड्स, मतलब कि ये मेरा इक्वेटर है, ये लेट से मेरा ऊपर वाला है पोल, और आप ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है। आप बोल रहे हो कि ये जो आइसोथर्म्स होंगे ये इक्वेटर वर्ड्स, मतलब यहाँ पे इस तरह से बेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे लैंड मासेस के ऊपर से जा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे लैंड मासेस के ऊपर से गई मैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे ऊपर, क्योंकि ये वाटर बॉडी है। तो जब मैं लैंड मासेस के ऊपर से जा रही हूँ तो ये इक्वेटर वर्ड बेंड हो रहा है, और जब मैं यहाँ पे पोलवर्ड्स जा रही हूँ, यानी कि पोल कहाँ पे है, ऊपर होगा पोल, है ना। और जब मैं पोलवर्ड्स जा रही हूँ तब यहाँ पे जो व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। पोल वर्ड यहाँ पे ऐसे होगा क्यों, जब मैं यहाँ पे ओशन की तरफ जाऊंगी। तो ये क्या क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन द जनवरी। समझ में आया ये क्यों हुआ, क्योंकि पानी अभी भी गर्म होगा ना, यहाँ पे विंटर चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे जो लैंड है वो तो ठंडा हो चुका होगा, तो ये आ रहा है, सिंक हो रही है एयर, ये यहाँ पे कम टेम्परेचर होगा तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, इक्वेटर वर्ड बेंड हो गया। वाटर की तरफ क्या हो रहा है, पानी तो गर्म होगा ना, तो ये क्या होगा, ये पोलवर्ड जाएगा। समझ में आया? आई होप आई कुड एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपरली। तो इस तरह से ही आपको डायग्राम बना के दिमाग लगाना है और आंसर तक पहुंचना है। आपका जो आंसर है ये 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं अभी। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इन, देखो यहाँ पे, अच्छा फालतू में मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज अ वार्मर देन ओवर द लैंड मासेस इन द नदर हेमिस्फीयर। वही हुआ ना, यहाँ पे पानी गर्म था इसलिए हवा ऊपर चली गई, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो ये वाला भी बढ़ गया। आपका आइसोथर्म ऊपर चला गया, यानी ऊपर चला गया मतलब पोलवर्ड चला गया। समझ में आया? तो ऊपर नीचे, पोलवर्ड और इक्वेटर वर्ड बोलने से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे ऊपर नीचे बोलो, ठीक है? नीचे इक्वेटर है, ऊपर पोल है, ऐसे याद रखो, ठीक है? नंबर 28 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as a quite an impermeable or least permeable rock। ठीक है, फाइन। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम सही है हमारा, ये तो हमें पता है, राइट? तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि चौक यहाँ पे कैसा है, क्या है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में आप बोल रहे हो कि चौक इज अ पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। यस, एब्सोल्युटली। अब देखो, अगर रिलेट नहीं हो पा रहा है तो हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पास हम चौक यूज़ करते थे ग्रीन बोर्ड पे लिखने के लिए। अब वहाँ पे हमें पता है कि अगर उसके ऊपर पानी पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा पानी को, है ना? और जब हम उसके ऊपर लिखते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, एकदम पक्का हो जाता है ना, एज कम्पेयर टू जब हम रेगुलरली चॉक को यूज़ करते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। देखो, हमारा पॉइंट क्या है, समहाउ वी वांट टू गेट टू द आंसर। और अगर उससे मुझे कहीं से भी एप्लीकेशन ढूंढना पड़े मेरे दिमाग में तो मैं ढूंढूंगी, राइट? और आंसर तक पहुंचना है तो ऐसे करेंगे हम। अब देखो, यहाँ पे आप बोल रहे हो क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पोरस? तो ये कितना ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, ये सही है, ये गलत है और ये तो सही है ही। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट नंबर सी, जो कि बात बोलता है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। फाइन, विदाउट, अब ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2 और ये 3। ओके, फाइन। Without the atmospheric temperature would be well below freezing point everywhere on the अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, विदाउट बोला है, अगर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर। यस, एब्सोल्युटली, ये तो सही होगा ना, क्योंकि फायदा क्या, आपका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, एटमॉस्फेयर है नहीं ट्रैप करने के लिए गैसेस को, ये छोड़ के चली जा रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर ही होगा ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में आप बोल रहे हो हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। यस, यही जो मैंने यहाँ पे बात बोली है, दोनों भी स्टेटमेंट एकदम सही है। यहाँ पे जो हीट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जैसे आती है, फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन एस्केप करने की कोशिश करती है, पर कुछ उसमें से ट्रैप हो जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कर देता है ना? तो इस वजह से ही तो मेंटेन हो रहा है हमारे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर। यही है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 में आप बोल रहे हो एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग है, इसलिए तो हमारे यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई दोष नहीं है, दोष है हम ह्यूमंस का, जो यहाँ पे एमिशंस कंटिन्यूसली कर रहे हैं और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली ट्रैप कर रहा है और हीट बढ़ रही है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। फिर से देखो, यहाँ पे आपने इन्होंने पोजीशन चेंज कर दी, बताओ। तो आप डी नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि हमें आदत होती है 1, 2 एंड 3 लगाने की, डी लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, सी लगाना। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर आया, गोकुल मतलब गाय, है ना, गाय के रिलेटेड ऐसा कुछ होगा, कैटल, इन शॉर्ट कैटल, गाय नहीं पकड़ते, कैटल पकड़ते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। इट इज important for upliftment of a rural poor as a majority of the low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। हमें नहीं पता है कि क्या है, क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या इस स्टेटमेंट में सच्चाई नहीं है, ये मुझे बताओ। जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, आपको नहीं पता कि इनका जो मेजॉरिटी लो प्रोड्यूसिंग जो है ये इंडिजिनस एनिमल्स है, जैसे कैटल्स है, ये तो सच्चाई है ना। तो अगर आप यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे गोकुल मिशन ला रहे हो,
तो क्या आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, आपके ऑब्जेक्टिव में करोगे? तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट द इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन अ साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। अच्छी बात है, हम यहाँ पे साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में इन कैटल्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाता है। आंसर है आपका बोथ 1 एंड 2। ओके, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशंस। ठीक है, फाइन, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये मुझे पता है। अब मुझे ये समझ में आ गया कि सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रही है, 5% से ज़्यादा का यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे कार्बन इमिशन कर रही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 कहता है सिलिका बियरिंग क्ले इज अ मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। ओके फाइन, यहाँ पे होता होगा जो सिलिका बियरिंग क्ले है आपका, वो यहाँ पे यूज़ होता होगा, मिक्स किया जाता होगा लाइमस्टोन के साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो सीमेंट का। तो सिंपल फैक्ट है, इसे करेक्ट मानेंगे हम। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फाइन, क्लिंकर प्रोडक्शन है। अब देखो, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग। ये क्या बोल रहा है कि लाइमस्टोन इज कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन। पर ये क्लिंकर जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये कहाँ से आया वर्ड? इट इज़ नॉट समथिंग वी यूज इन अ डेली लाइफ। डेली लाइफ का वोकेबलरी थोड़ी है, समझ में आ रहा है? क्लिंकर इज लाइक अ यूनिक वर्ड। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो लाया होगा इसको करने के लिए, इसलिए सही हुआ है। यूनिक कीवर्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पर अभी ये भी तो पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों भी यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को, कि यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री एमिशन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसमें क्या होगा, कौन सी, आपको क्या लगता है कौन सा करेगा? यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, मिक्स कर रहे हो आप लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिंक प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन से, जहाँ पे किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है वहाँ से तो कुछ इमिशंस होंगे ना, समझ में आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में। तो मतलब क्या हुआ कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ओके, नंबर 32 पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एट 28th United Nations Climate Change Conference, that is COP28, India refrained from signing the Declaration of the Climate and Health. Okay, fine, होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। COP28 Declaration on the Climate and Health is a binding declaration and if signed, it became mandatory to decarbonize the हेल्थ सेक्टर। अब देखो, स्टेटमेंट 1 को तो हम सही मानते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें तो पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो कॉप है 28 है वो यहाँ पे हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे रिफ्रेन किया है साइन करने से, और किसके साइन क्या नहीं किया है हमने, डिक्लेरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो क्लाइमेट एंड हेल्थ नाम का कुछ तो था, तो कुछ प्रॉब्लम रही होगी इंडिया को, इसलिए हमने रिफ्रेन किया है। ये मुझे स्टेटमेंट 1 से समझ में आता है। स्टेटमेंट 2 में आप बोल रहे हो कि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, और हमने देखा है इंडिया अपने आप को रिफ्रेन करता है जब भी यहाँ पे कोई बाइंडिंग चीज़ होती है, क्योंकि अगर बाइंडिंग हो जाए तो हमें हमारे सॉवरेनिटी के ओवर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बताया जा रहा है उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना होता है। पर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हमारी जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। इट डजेंट, मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझ सके कि हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। समझ में आया? तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिफ्रेन करेंगी। हम देखेंगे कि हमारी जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है वो क्या है, गवर्नमेंट के पास कैसे रिसोर्सेस है और क्या चीज़ें करनी चाहिए। समझ में आया? तो हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब भी हम यहाँ पे कोई बाइंडिंग डिक्लेरेशन को साइन कर लेते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मोटे मोटे तौर पे याद रखो, ये काम बहुत काम आएगा आपको बाकी के क्वेश्चंस में। तो स्टेटमेंट 2 तो सही नहीं होगा मेरा, मुझे ये समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो अभी। इफ द इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज। देखो कितना जनरल लिखा है, मे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ये चीज़ हो रही होगी, इसलिए तो हमने यहाँ पे रिफ्रेन किया है अपने आप को, बाइंडिंग नहीं किया हमने। तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड अर्थ। ये तो एक्सिस, ये तो हमें पता है कि शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में पहले भी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड विद कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of the energy. Yes, absolutely, ये तो
सही स्टेटमेंट है ना। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 3, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। ये भी सही बात है, जैसे ही यहाँ पे पोलर का जो पानी होता है, ठंडा पानी, ये यहाँ पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, तो वाटर जो है पोलर रीजन का वो यहाँ पे गर्म पानी की तरफ आता है। जैसे कि ठंडी हवाएं गर्म हवा की तरफ आती है, वैसे जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी की तरफ आता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी ना, तो जो बैलेंस है हमारे यहाँ पे अर्थ के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ऐसा इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन सोलर फ्लेयर्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो ऐसी बात होगी जो आपने सुनामी का क्वेश्चन नहीं देखा था सोलर फ्लेयर का, कि सोलर फ्लेयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें से क्या होगा, तो उसमें बोला था कि फायर लग जाएगी, आपके जो अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट है उसमें फायर लग जाएगी और सुनामी आ जाएगी, ऐसा बोला था। तो एग्जैजरेटेड हो गया, समझ में आ रहा है, मतलब दोनों तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे इसे प्रूफ कर रहा है, मतलब सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये कहाँ पे आएगा, बी में आएगा। बोथ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। ओके, ये समझ में आ जाता है। स्टेटमेंट नंबर 34 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच वन ऑफ द अबव इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 6 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन द ग्लोबल डिस्कशंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 6 है, पेरिस एग्रीमेंट का है, डिस्कस हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे थीम है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कार्बन मार्केट्स। करता होगा, कार्बन मार्केट्स तो वैसे इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो सेट्स, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सिर्फ प्रिंसिपल्स को ही सेट आउट कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। अब ये सब छोड़ो, आप कुछ तो कर रहे हो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को मीट करने के लिए, और पॉजिटिव चीज़ है ये जो भी आप कर रहे हो। यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे कम से कम आपका एंड क्या है, आपको क्लाइमेट टारगेट तक पहुँचना है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो दोनों भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेंस बन रहा है, अगर ये दो चीज़ें कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, इसका सेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 के साथ जाएंगे, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। कितने सारे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, है ना। देखो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब फॉर द एशियन एंड पैसिफिक। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो क्या है, एशियन एंड पैसिफिक है, नेचर सॉल्यूशन फॉर द फाइनेंशियल हब, एक एक करके पढ़ते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, तो एशियन है, यहाँ पे भी एशियन आ गया तो सही होगा। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें भी एशियन आ गया। ठीक है, अब देखो द न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको हटाते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, हटाओ इसे। अब मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 2 तो हट गए और 50-50% तक में आ गई। अब इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसमें जो कॉमन चीज़ें हम उसको इकट्ठा करेंगे और फिर वो आंसर होगा जनरली, और ये हमने देखा भी है प्रीवियस में। अब इसमें क्या है, एशियन यहाँ पे है, कॉमन है। डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे हिंट कर रहा है कि ये वाला आंसर होगा, और यही आपका आंसर भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द एयर डायरेक्ट कैप्चर, क्या है, सॉरी, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर नाम का कोई तो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अब आपको मुझे एक बात मुझे बताओ, एक तो आपने टेक्नोलॉजी दे दी, ठीक है, उसमें आप बोल रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और मैंने आपको बताया है साइंस एंड टेक में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर मोस्टली जो एप्लीकेशन होता है उसमें एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, एग्जाम्पल बेस्ड दे रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, साइंस एंड टेक के इसमें थोड़ा ब्रॉड माइंड रखते हैं और करेक्ट करते हैं। तो इसमें भी वही हो रहा है। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, आप डायरेक्ट एयर कैप्चर अगर कर रहे हो तो हाँ, ये हो सकता है वन ऑफ द मीन्स ऑफ जिससे कि हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सके, तो हम स्टेटमेंट 1 को सही मानेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्शन इन द फूड प्रोसेसिंग। हाँ, होगा, वैल्यूएबल अप्रोच है। देखो कितना लिबरल, पॉजिटिव, ब्रॉड स्टेटमेंट यूज किया है, प्लास्टिक प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फाइन। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेते हैं। In aviation, it can be a source of the carbon for the combining with the hydrogen to create the synthetic low carbon fuel. हाँ, होगा,
यहाँ पे एविएशन में यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पे एयर कैप्चर की बात कर रहे हो, कैन भी बोला है, पॉसिबिलिटी है। और इसमें क्या कर रहे हो आप, कार्बन जो है ये कंबाइन करते हैं हम हाइड्रोजन टू क्रिएट द सिंथेटिक कार्बन लो फ्लोराइड। और ये थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि ये मैकेनिज्म जो है इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट इट, है ना। तो अगर आप आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ होती है, सिर्फ यू कैन मतलब थोड़ा सा ब्रॉड सोच के आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो 3 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। देखो, रिगार्डिंग द पीकॉक ट्राइनेंटुला गुटी ट्राइनेंटुला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज करेक्ट। लेट्स से कि आपको नहीं पता कि ट्राइनेंटुला क्या होता है, तो टैरेंटुला एक तरह से मकड़ी होती है आपकी। ठीक है, अब लेट्स से आपको नहीं पता है, फिर भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पहुंचने की। एक बार आप ना हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना, अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो इट इज़ ओमनिवरस एंड क्रस्टेशियंस। अब अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन देखे हैं और उसमें हमने स्पीसीज देखी है और उसमें लिखा था ऐसा कि इट इज़ ओमनिवरस, बस ओमनिवरस लिखा था और छोड़ दिया था, क्रस्टेशियंस वगैरह नहीं लिखा था। क्रस्टेशियंस यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो हम इसे होल्ड करके रखेंगे। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, पता नहीं, पर फिर भी होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इट्स अ नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट ऑफ सम फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, अब देखो ओनली देख के यहाँ पे गलत नहीं करना है, टोन को समझो। यहाँ पे सम भी तो लिखा है, अगर ओनली लिखा है तो सम भी तो लिखा है। ओवरऑल टोन को समझो। ओवरऑल टोन ये कहता है कि इंडिया में नेचुरल हैबिटेट्स है, कुछ लिमिटेड फॉरेस्ट है जहाँ पे ये मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट हो गया ना, तो स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या हो रहा है, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अ एबोरियल स्पीसीज। एबोरियल मतलब जो ट्रीज के ऊपर रहती है ना। और लेट्स से आर्बोरियर आपको नहीं पता है इसका मीनिंग क्या होता है आर्बोरियर का, लेकिन थोड़ा सा यूनिक की वर्ड लग रहा है ना, जैसे कि हम नॉक्टर्नल वर्ड यूज़ करते हैं, डायूर्नल वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे आर्बोरल वर्ड यूज़ कर लिया, ऐसा थोड़ा सोचो, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। ये होगा उसका स्पेसिफिक चीज़, जैसे आपको नॉक्टर्नल पूछता है तो वो एनिमल नॉक्टर्नल होता है इसलिए तो मेंशन करते हैं, वो एनिमल डायूर्नल होता है इसलिए तो मेंशन करता है। ये वाला जो है स्पीसीज होगा आर्बोरियल, तो इसलिए कर दिया, तो जो ट्री पे पाए जाते हैं उसे हम ये कहते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। हाउएवर यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना होगा, इट इज़ ओमनिवरस क्रस्टेशियन लेकिन नहीं है, तो पता होना चाहिए कि ये मकड़ी है। अगर नहीं है तो इसे फैक्ट है, इसलिए इसे छोड़ देना। अब नहीं हो रहा है, कम से कम ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो अगर मैं ये समझती हूँ, अगर मैं प्रायोरिटी 2 को देती हूँ तो आप यहाँ पे 1 को एलिमिनेट कर पाओगे, पहली बात तो, और फिर यहाँ पे हम 2 और 3 के साथ आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके डाउट्स है, लास्ट मोमेंट तक भी डाउट है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या करना, प्रायोरिटी देना कि मुझे कौन से स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत करना है। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 एमिशंस इन इंडिया आर लेस दैन 0.5 टन कार्बन CO2 पर कैपिटा। अब अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली कितना होता है, कम से कम आपको ये तो पता है कि ये एक तरह से फैक्ट दिया है, रेंज दिया है, डेटा दिया है, कम भी हो सकता है, तो हम इसे गलत मानेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। द टर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम द फ्यूल कंबशन, इंडिया रैंक्स सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, हो सकता है, होल्ड करके रखते हैं हम इसे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हो ना, एमिशन की बात कर रहे हो ना फ्यूल का, और हमें पता है कि इंडिया, चाइना, ये सारी जो कंट्रीज है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन के लिए नोटोरियस है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शंस आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एमिशन इन इंडिया। हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज। आपने स्पेसिफिक नहीं बोला है ना कि नंबर 1 सोर्स है, नंबर 2 सोर्स है, या फिर इतने परसेंटेज इसका सोर्स है एमिशन होता है, ये कुछ नहीं बोला है आपने। सिंपली ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसर्स ये लार्जेस्ट सोर्स है। लार्जेस्ट सोर्सेस वगैरह इसको ना आप ये मत किया करो, एक्सट्रीम मत माना करो, ये एक तरह से रेंज है। ओके, आप स्पेसिफिक नहीं हो रहे हो, तो स्टेटमेंट 3 को भी हम यहाँ पे सही मानेंगे। तो जैसे ही मेरा 1 इनकरेक्ट हो गया तो 1 यहाँ पे हट गया, आप 50-50 तक आ गए। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे कंफर्म हो गया, और स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 तक आप पहुँच गए। ठीक है, और वैसे भी अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 2 बहुत बार आया है, स्टेटमेंट 1 कम है, स्टेटमेंट 3 भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा दिखती है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कसावा, वुडी श्रब, जिंजर हर्ब विथ शुडोस्ट्रेम, देन मालाबार स्पिनैच, यहाँ पे हर्बेशियस क्लाइंबर, मिंट, एनुअल श्रब एंड पपाया, यहाँ पे वुडी श्रब। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब 5 स्टेटमेंट सही होते हैं तो वहाँ पे 3 यहाँ सही होते हैं। ये हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। अभी पास्ट के जो 3-4 पेपर हमने देखे उन सारे पेपर में ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। तो ये वैसे ऐसे मत करना, थोड़ा सा अपना ये लगाना, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लगा लेना, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ रिस्की है ना। पर इसमें ये देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ पेयर्स आर करेक्टली मैच, ये पूछा है।
और यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे होगा, चीज़ों को कैसे करेंगे। अब मुझे ये तो पता है कि जब अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात कर रही हूँ, स्टेटमेंट 5 की बात कर रही हूँ, पेयर की मतलब, तो इसमें पपैया में भी वुडी श्रब दिया है और कासावा में भी वुडी श्रब दिया है, तो दोनों में से एक सही होगा, है ना? दोनों सही नहीं होंगे, ये मुझे समझ में आता है। तो ये एक का तो कम से कम मुझे समझ में आ गया। अब जिंजर का आपको पता है इनके यहाँ पे स्टेम्स होते हैं, तो हो सकता है कि शूडो स्टेम्स हो। देखो कैसे याद करना है, जिंजर को हम थोड़ा सा हर्ब के जैसे यूज़ करते हैं, प्लस उसके स्टेम्स होते हैं, ये हमें पता है। शूडो स्टेम हो गए, ऐसा आप थोड़ा एग्जाम कंडीशन में सोच सकते हो। मालाबर स्पिनच, ये हर्बेशियस क्लाइंबर है, हाँ यहाँ पे थोड़ा हो सकता है। मिंट, यहाँ पे एनुअल श्रब नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ये हो सकता है आपका। तो हाउएवर आपका जो आंसर है ये 5 और 3 है। अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपने बहुत सारे छोड़ दिए हैं, आपको एक लेवल तक सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे आप ये वाला जो ट्रिक है ये लगा सकते हो। 5 में से आप यहाँ पे 3 करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है ये एलिमिनेट हो सकता है, ये सही होगा, है ना, आप थोड़ा 50-50 तक आ गए हो, तब ये करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ consider the following statements and which of the statements given above is are correct. Rainforest produce more oxygen than that produced by the oxygen by the ocean. हाँ ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये वाला है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि चीज़ें अगर कंपेयर हो रही हो तो जनरली कंपैरिजन वाली चीज़ों को गलत करना इजी होता है, तो हम इसे अभी के लिए होल्ड करके रखेंगे। क्योंकि हमें मैं ऐसा समझ रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि रेन फॉरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को कि ओशन यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑलराइट, इसे भी होल्ड करके रखते हैं। अब ये वाला डेटा कैसे हो गया, ये तो ऐसा ही डेटा हो गया जो अगर आपको याद हो हमने इकोनॉमी केस में देखा था, जिसमें बोला था कि गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं उसमें वो 50% तक होने चाहिए, अगर आपको याद हो। इस तरह का ये डेटा हो गया है, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ये मुझे टोन के साथ समझ में आ रहा है स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड ऑफ द हायर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर। यहाँ पे भी कंपेयर कर दिया, तो मुझे एक तो बात समझ में आ रही है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों भी यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। दैन और दैन, मैंने क्या बताया था, जो भी कंपैरिजन वाली चीज़ें होती है वो जनरली यहाँ पे इनकरेक्ट करता है, और वही यहाँ पे हुआ है। ये भी वाला गलत है, ये भी वाला गलत है। ये वाला जो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड ऑफ हायर ऑक्सीजन देन द एटमोस्फेरिक एयर, ये वाला गलत है। प्लस ये जो रेन फॉरेस्ट है ये प्रोड्यूस करता है ज़्यादा ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ओशन, ये भी इनकरेक्ट है। और अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 को देखूँ तो ये एक साथ कंपैटिबल भी नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट 1 में ये बोल रहे हो कि जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है रेन फॉरेस्ट के द्वारा देन ओशन, पर स्टेटमेंट 2 में ही आप जल्दी से ये बोल रहे हो कि जो मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। दोनों चीज़ एक साथ कैसे जाएगी, राइट। रेन फॉरेस्ट कैसे फिर ज़्यादा हो सकता है अगर यहाँ पे 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन यहाँ पे ही तैयार हो रहा है, तो दोनों चीज़ें कंपैटिबल नहीं बैठ रही। तो कम से कम मैं ये तो समझ सकती हूँ कि 1 और 2 एक साथ साथ में नहीं आएंगे, लेकिन दोनों में से एक तो सही होगा, है ना। यही यहाँ पे हुआ है, 1 और 2 साथ में नहीं आए हैं। 1 और 3 का कंपेरिजन हुआ था, हमने इसको हटा दिया। स्टेटमेंट 2 का डेटा ऐसा है जो यहाँ पे टोन भी मैच कर रहा है, और स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे सही है। इस तरह से आप एग्जाम कंडीशन में अप्रोच कर सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 41 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग व्हीकल्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अ अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। कौन से हो सकते हैं, पढ़ लेते हैं। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ होगा। एप्लीकेशन पूछा है ना, क्या बताया था, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में हमें ब्रॉड जाना है, यहाँ पे हम ब्रॉड ही तो जा रहे हैं। सो यहाँ पे फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल आएगा, बिल्कुल आएगा। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, हाँ ये भी आएगा। कैसे, अब एग्जाम कंडीशन में आप मुझे बताओ कैसे यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए बता रही हूँ कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आई है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गो ब्रॉड, प्लीज गो ब्रॉड। स्टेटमेंट नंबर सी आपका सही हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आई मीन, विथ रेफरेंस टू द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दैट इज UAVs, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ many of the statements given above is are correct. All the types of UAVs can do vertical landing. सारे के सारे तरह के जो यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ये यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। हाउ कैन यू बी सो श्योर, अगर एक भी यहाँ पे मिल जाए तो फिर तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, और यूपीसी विल नॉट गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देन स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा है ना, कौन सा है करेक्ट पूछा है, तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड UAVs, ठीक है, कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। अगर क्या हो, कोई मैनुअल वाला हो, ऑटोमेटेड सारे के सारे तो होना जरूरी नहीं है ना, कुछ मैनुअल वाले भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। देन ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ द पावर
सप्लाई। अब आप बोल रहे हो कि बैटरी सिर्फ आप यूज़ करोगे, हो सकता है ना कि कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाए। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि सिर्फ बैटरी यूज़ करोगे? तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? नन आएगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नन। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ यूजुअली मेक द बैटरी कैथोड? तो यहाँ पे ये आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कैथोड यूज़ होता है, यहाँ पे लिथियम में भी होता है, निकल में भी होता है, पर जो ग्राफाइट होता है इसमें एनोड होता है। तो ये वाला जो है ये दो गलत है और स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे सही आ जाता है। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था कि हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है, अगर 4 स्टेटमेंट है तो उसमें से 2 सही हो रहे हैं, ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 हो गया, तो इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा संभल के इसे यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एंड हाउ मेनी ऑफ द अबाउ कंटेन्स प्लास्टिक। कंटेन प्लास्टिक मतलब एप्लीकेशन बेस्ड फिर से आ गया है ना। तो ब्रॉड जाएंगे हम यहाँ पे, तो सिगरेट बट्स में भी होगा, जो आई ग्लास लेंसेज है वहाँ पे भी होगा, कार टायर्स में भी प्लास्टिक होगा। तो ये आपका जो आंसर है वो क्या है? ऑल द 3। देन क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सब्सटेंसेस दिए हैं। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबाउ। अब ऐसे कंडीशन में इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है ना। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी हो रही है, इसमें से प्रोडक्शन हो रहा है, किस में यूज़ होगा किस में नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैन भी बोला है, पॉसिबिलिटी है, हम ब्रॉड ही जाएंगे है ना, हम हमारी थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे। हाउएवर यहाँ पे यूपीएससी ने आंसर जो है ये ओनली 2 दिया है, ऑल 3 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ये भी इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पे एग्जाम कंडीशन में स्किप कर सकते हो। हाउएवर अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप थोड़ा सा ऑड मैन आउट की तरफ जा सकते हो। जैसे कि कैसे, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली नोन एज अ Cl20, HMX and LLM105, which is sometimes talked about in a media. So these are the alternatives to the hydrofluorocarbons refrigerants, या फिर these are the explosive in the military weapons, these are the high energy fuels for the cruise missiles, and these are the fuels for the rocket propulsion. तो यहाँ पे भी फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट्स, मतलब काइंड ऑफ अ फ्यूल भी है। तो मतलब कि यहाँ पे ये तीनों एक ही जैसी बात कर रहे हैं, और यही स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है, जो मतलब अलग है, वियर्ड है ना, और मैन आउट है। मिलिट्री वेपन्स, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा था आई थिंक 2023 या फिर 2024 के पेपर में, वहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ पे पूरा मतलब एनवायरनमेंट के 3 स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स थे, और एक स्टेटमेंट में डिसीजेस के बारे में दे दिया था। साइंस एंड टेक का वहाँ पे पोर्शन चल रहा था हमारा। साइंस एंड टेक का एक स्टेटमेंट था, बाकी के सारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड थे, मतलब एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करने के रिलेटेड। और जो आंसर था वो था ऑड मैन आउट, जहाँ पे डिसीजेस के बारे में बात किया गया था। तो इस तरह से ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। हाउएवर यू कैन स्किप द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मैजोरेना फर्स्ट चिप विल एनेबल द क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, चिप है, कोई तो भी चिप है, एनेबल करती होगी, बहुत ब्रॉड टर्म हो गई है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, सही होगा क्वांटम कंप्यूटिंग का। क्वांटम कंप्यूटिंग वैसे इंपॉर्टेंट भी थीम है आपकी अभी यूपीसी की, करेक्ट पूछा है ना। अब बोल रहे हो आप कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। हाँ होगा, डीप लर्निंग सबसेट ही तो है, मशीन लर्निंग का होगा, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, मैजोरेना फर्स्ट चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द अमेजॉन वेब सर्विसेज। देखो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आ गई, गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई और कर सकता है, वैसे गूगल ने किया है ये। ठीक है, मैजोरेना फर्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और जो आपका आंसर है वो है 1 और 3। और वैसे भी अगर हम ऑप्शन के नेचर को देखें तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही होने की चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और वही भी यहाँ पे हुआ भी है। स्टेटमेंट नंबर 48 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। फाइन, सो दे आर मैनमेड प्रोटीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये यहाँ पे मैनमेड प्रोटीन्स है। लेट से आपको नहीं पता है, हम इसे होल्ड करके रखेंगे। दे स्टिमुलेट द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजेंस। यस एब्सोल्युटली, और ये कंपैटिबल भी बैठ रहा है कि मैनमेड होगा तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो पा रही है ना। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन दे दिया कि ये जो चीज़ है, मैनमेड चीज़ जो आपने बनाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या करती है, पहले तो आपने एक्सप्लेन कर दिया किसने बनाई है वो बताया। अब उसका
अपने एप्लीकेशन भी दे दिया कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो स्टेटमेंट तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। दे आर यूज इन अ ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक द निपा वायरस। एप्लीकेशन है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी बैठ रहे हैं, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, राइट। सो याद रहेगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एक तरह से मैनमेड प्रोटीन है। ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजेंस, एंड देयरफॉर वी हमारा जो आंसर है वो डी है, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर करेक्ट। ठीक है, अब आप बोल रहे हो नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर्स। क्यों नहीं भाई, वायरस तो बहुत ही मतलब विचित्र चीज़ है ये, है ना, वायरसेस तो होगा ओशन में कहीं पे, थोड़ा छोटा सा भी मिल जाए। देन फिर क्या करोगे आप, स्टेटमेंट को गलत कर दोगे, नहीं ना। देन नो वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, भाई करते हैं ये सबको, वायरस तो सबको जो मिले इनको उनको कर देते हैं ये इन्फेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन द हॉस्टल। नहीं भाई करता है, बिल्कुल करता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, क्या बोला है, करेक्ट कौन सा है, कोई गलत, कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत है, तो नन इसमें आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 देखो, यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाउ स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सही है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये स्टेटमेंट, वैसे भी 3 दिए हुए हैं ना, सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही देता है ना, तो इसे हम सही मानेंगे, इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और कंपैटिबल बैठ रहा है क्या दोनों स्टेटमेंट्स, ये देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर द एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे यही इसको ये डिस्क्राइब भी कर रहा है ना, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। आप एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो एग्जिबिट करता है सरफेस एरिया स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 में आप बोल रहे हो एक्टिवेटेड कार्बन जो है कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। हाँ होता होगा, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे सही लग रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, दोनों भी यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो आपका आंसर है वो भी सही है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही हो जाता है, बोथ द स्टेटमेंट्स 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 एंड देयरफॉर यहाँ पे आपका आंसर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज फोकस और यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा ब्रॉड व्यू से देखा करो, मतलब बड़ा आय से। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 50 क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज इवनिंग में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ओके, और थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।